फ्रेंड्स, तृतीय वर्ष की अगली कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे जो भी वस्त्र है हम यूज में लेते हैं उसकी सलवटें और उन पे जो रंग चढ़ा हुआ होता है उस रंग के पक्केपन के बारे में आज पढ़ा जाएगा। वस्त्रों के रंग का सिकुड़न का परीक्षण। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वस्त्रों के रंगों का पक्कापन। रंगों के पक्केपन का परीक्षण। रंगों के पक्कापन का परीक्षण किस तरीके से किया जाता है या क्या होता है? रंगों का पक्कापन वह होता है जिसमें कि रंग किसी भी तरीके से, जैसे कि प्रकाश से है, धूप से है, या धोने से है, इस्त्री करने से, या हमारे पसीने से, किसी भी तरीके से वह रंग जो है कपड़ों का वह प्रभावित न हो, वह कहलाता है रंग का पक्कापन। यानी कि वह मजबूती से रंग चढ़े हुए होते हैं। यह तो हर वस्त्र की, जैसे कि देखने से हमें पता नहीं चलता कि उसका रंग पक्का है या नहीं, या धोने के बाद वह निकल जाते हैं। कई बार हमने देखा होगा वस्त्रों को हम धोते हैं तो निकल जाते हैं। धूप में सुखाने से जो उनका रंग होता है वह ओरिजिनल रंग से हल्के होने लगते हैं धीरे धीरे, या धोते धोते उनके रंग निकलने लगते हैं, खराब हो जाते हैं। तो इसी तरीके से कई बार होता है इस्त्री करने से भी रंगों का जो होता है वो जो कलर होता है वह धीरे धीरे उड़ने लगता है। तो इस तरीके से कई बार कई तरह के या कई कारणों के कारण रंग के जो है वह वस्त्रों के रंग निकलने लग जाते हैं। तो उनका जो वह पक्के है यानी कि रंग निकलेंगे कि नहीं वस्त्र का, उसका कई तरीके से परीक्षण किए जाते हैं। ये परीक्षण कहलाते हैं, जैसे कि सबसे पहला परीक्षण होता है धुलाई के प्रति परीक्षण। सबसे पहला आता है धुलाई के प्रति परीक्षण। धुलाई के प्रति परीक्षण यानी कि कपड़ों को धोकर यह ज्ञात करना कि वस्त्र का जो रंग है वह निकलेगा या नहीं निकलेगा, यानी कि उस पे जो रंग चढ़ाया गया है वह पक्का है कि नहीं। तो धुलाई के प्रति परीक्षण यानी कि धो के वस्त्र का कैसे किया जाता है कि वस्त्रों को जिस वस्त्रों को हमको परीक्षण करना है उस वस्त्र का एक छोटा सा टुकड़ा लेकर उसको हम धो लेते हैं। साफ साबुन के पानी से धोया जाता है। धोने के बाद उस वस्त्र को गीली ही अवस्था में सफेद कपड़े में लपेट दिया जाता है। गीली अवस्था में जब उसको सफेद कपड़े में लपेटेंगे तो लपेटने के बाद उसके ऊपर हल्के से गर्म इस्त्री करेंगे। जैसे ही उसके ऊपर हम इस्त्री लगाएंगे तो हम देखेंगे कि जो कपड़े है, सफेद कपड़ा है, उस पर जो रंग गीली अवस्था में जो कपड़ा हमने रखा था बीच में उसका रंग चढ़कर उस सफेद कपड़े पर अगर आ जाता है तो इसका मतलब उसका रंग खराब है, यानी कि उसका रंग पक्का नहीं है। इस तरीके से धुलाई के द्वारा हम किसी भी वस्त्र की ये परीक्षण कर सकते हैं कि उसका रंग पक्का है या नहीं, यानी कि सफेद कपड़े में लपेटकर इस्त्री के द्वारा हम इसका परीक्षण किया जाता है धुलाई के द्वारा। फिर सेकंड आता है आपका वाष्पन के प्रति। वाष्पन के प्रति परीक्षण। वाष्पन के द्वारा परीक्षण कैसे किया जाता है? जिस वस्त्र को हमने यूज में लेना है उसका एक छोटा सा टुकड़ा लेंगे। उस टुकड़े को जब हम एक वाइट कपड़े में ऊपर नीचे उस वाइट कपड़े में उस वस्त्र को लगा देंगे, और लगाने के बाद एक चाय की केतली लेंगे, उसमें हम गरम चाय डालेंगे। उस चाय की केतली के ऊपर मुंह के ऊपर, केतली के मुंह पर उस कपड़े को हम रख देंगे जिसमें हमने जिस परीक्षण लेना है उस कपड़े सहित। जब भाप नीचे से जब भाप निकलेगी यानी कि
क्या होगा, उसका वाष्पन होगा। जब उसमें से वाष्प निकलेगी तो वह वाष्प के द्वारा वह कपड़ा गर्म होगा। गर्म होने के कारण जो अंदर जिसका हमें परीक्षण करना है उस रंगीन कपड़े का रंग छड़कर व्हाइट कपड़े पे अपने आप ही अगर आ जाता है तो इसका मतलब उसका जो रंग है वह पक्का नहीं है। और अगर नहीं आता है तो इसका मतलब अगर व्हाइट कपड़े पर उसका रंग नहीं चढ़ता है तो इसका मतलब होगा कि वो जो कपड़ा है उसका रंग एकदम पक्का है। तो ये जो विधि थी कि वाष्प के द्वारा या भाप के द्वारा, यानी कि वाष्पन की जो क्रिया है उसके द्वारा हम किसी भी कपड़े का परीक्षण कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपका अगला, इस्त्री के द्वारा परीक्षण करना। स्त्री के प्रति परीक्षण कैसे करेंगे कि जो भी हमको कपड़े का परीक्षण करना है उसके थोड़े से एक भाग पर हम गीला कर देते हैं। गीला करने के बाद उसके ऊपर गरम इस्त्री थोड़ी देर रख देते हैं। 2 मिनट थोड़ी देर इस्त्री रखने के बाद, कुछ सेकंड इस्त्री रखने के बाद उस इस्त्री को हटा लेते हैं। हटाने के बाद हम देखेंगे जो ओरिजिनल कपड़ा है और जहां पर हमने इस्त्री की है उस भाग में और जो दूसरा भाग है उस कपड़े का, उस भाग के जो कलर है, अगर उन दोनों कलर में अगर डिफरेंस आता है तो इसका मतलब ये होता है कि इसका जो रंग है वह पक्का नहीं है। और अगर डिफरेंस ना आके सेम कलर आता है, इस्त्री करने के बावजूद भी उसमें सेम कलर अगर होता है तो इसका मतलब कि वो उसमें जो रंग चढ़ाया गया है वह पक्का है। तो इस तरीके से इस्त्री के द्वारा भी हम उसका पक्केपन का परीक्षण कर सकते हैं। इस्त्री के द्वारा परीक्षण के बाद आता है आपका पसीने के प्रति पक्कापन, यानी कि पसीने के द्वारा कैसे उसका पक्कापन का परीक्षण किया जाता है। पसीने के प्रति परीक्षण तो इसमें इस तरीके से करेंगे कि जो भी हमने कपड़ा लिया है उस कपड़े को, उसके कपड़े के छोटे से टुकड़े को मतलब कह सकते हैं कि हम लगभग के 5-7 मिनट तक उसको निर्मल अम्ल में जब इसको रखा जाता है, टुकड़े को 5-7 मिनट तक कपड़े के टुकड़े को निर्मल अम्ल में रखा जाता है। उसके बाद उस वस्त्र को व्हाइट कपड़े में लपेटकर उसको सुखाने के लिए छोड़ दिया जाता है। छोड़ने के बाद, सुखाने के बाद अगर उसका रंग उस सफेद कपड़े पर अगर चढ़ जाता है तो इसका मतलब क्या होगा कि वह पसीने के प्रति जो उसका वो रंग है वह पक्का नहीं है। और अगर उसका रंग नहीं उतरता है, व्हाइट कपड़े पे नहीं आता है, तो इसका मतलब ये होगा कि उस पे जो रंग चढ़ाया गया है वह एकदम पक्का है। तो इस तरीके से निर्मल अम्ल के द्वारा, यानी कि जो डाइल्यूट अम्ल होता है उसके द्वारा हम उसके कपड़े का रंग के पक्केपन का परीक्षण कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपका पसीने के प्रति पक्केपन के बाद आता है धूप और प्रकाश के प्रति पक्कापन। धूप व प्रकाश के प्रति पक्कापन, यानी कि धूप और प्रकाश तेज धूप में अगर हम, आपने देखा होगा गृहिणियां जब कपड़े धोती है धूप में सुखाती है तो हमें ये कहा जाता है या हमें ज्ञात होता है कि जो भी हम कपड़े सुखाते हैं तो उन कपड़ों को उल्टा करके सुखाया जाता है, ताकि कि ये किस कारण किया जाता है, ताकि कि जो कपड़े का रंग है वह धूप के कारण खराब ना हो सके। इसलिए यानी कि धूप का प्रभाव उस रंगों पर सीधा नहीं पड़ता है तो उनको उल्टा सुखाया जाता है ताकि कि कलर खराब ना हो। तो इसके लिए ये इसका रीजन क्या है कि जो धूप आ रही है तो उसके कारण उनके रंग खराब हो जाते हैं। तो इसका जो परीक्षण है वह इसी तरीके से किया जाता है कि जिस रंग कपड़े का हमें परीक्षण करना है कि उसका रंग पक्का है कि नहीं है, तो उसको क्या किया जाता है,
उसके टुकड़े को एक लेकर उसको एक अपारदर्शी जो कागज होता है उसमें लपेट कर रखा जाता है, धूप में रख देते हैं। उसको करीबन 20-25 मिनट तक धूप में रखा जाता है। धूप में अगर इसको 20-25 मिनट रखा जाता है उस कपड़े के टुकड़े को, तो थोड़े 20-25 मिनट बाद यानी कि लगभग आधे घंटे बाद अगर हम देखेंगे तो उस टुकड़े में और जो ओरिजिनल कपड़ा था उसमें उन दोनों के कपड़ों में डिफरेंस होगा। अगर डिफरेंस नहीं आता है तो इसका मतलब उसका जो रंग है वह पक्का है। लेकिन जब अगर डिफरेंस आ जाता है यानी कि कलर में थोड़ा सा भी फर्क आता है तो इसका मतलब कि धूप का प्रभाव इस रंग पे जरूर पड़ा है और जिसके कारण इनका रंग उड़ गया है। तो इस तरीके से धूप व प्रकाश के प्रति भी इसका पक्केपन का परीक्षण किया जाता है। तो इस तरीके से कि वस्त्रों के जो रंग का पक्कापन है वह इन पांच के द्वारा उनके परीक्षण किया जा सकता है कि जो हमने कपड़ा खरीदा है उन पे जो रंग चढ़ा हुआ है वह रंग खराब होगा या नहीं होगा, उनका परीक्षण इन 5 तरीकों के द्वारा हम किसी भी रूप से कर सकते हैं और इस धोखे से बच सकते हैं कि वह जो कपड़ा है वह खराब होने की आशंका है कि नहीं है। तो इस तरीके से हम परीक्षण करके यह ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड आता है पॉइंट हमारा सिकुड़न का परीक्षण। सिकुड़न का परीक्षण इसी तरीके से जिस तरीके से हमने पक्केपन का परीक्षण किया है इसी तरीके से कपड़ों में सिकुड़न भी होती है। ये सिकुड़न किस कारण होती है, यानी कि कपड़े को मोड़ना है, हम धोते हैं तो आपने कई बार देखा होगा कपड़ों में सलवटें पड़ जाती है। कई बार होता है कि कपड़ों को ऐसे के ऐसे अलमारियों में वगैरह रख दिया जाता है, तो उसके कारण भी बच्चों के द्वारा कपड़ों को ऐसे मोड़ के वगैरह रख दिया जाता है, तो उस कारण उनमें सलवटें पड़ जाती है। तो वह सलवटें जब हम कपड़े खरीदते हैं तो उस समय हमें वह सलवटें उन कपड़ों में होगी कि नहीं होगी, कि किन कपड़ों में ये सलवटें पड़ती है और नहीं पड़ती है, तो वह ज्ञात हम आसानी से कर सकते हैं। तो जिस भी कपड़े को हम खरीद रहे हैं तो उसमें सिकुड़न होगी यानी कि सलवटें पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, वह कब तक रहेगी या किन कपड़ों में ज्यादा सलवटें पड़ती है, तो इसका परीक्षण हम तुरंत कर सकते हैं कि जो भी हमने कपड़े खरीदने हैं उस कपड़े को हाथ में या उंगली में मुट्ठी के द्वारा उनको दबाकर या मोड़कर थोड़ी देर रख दिया जाता है। कुछ देर रखने के बाद जब हम उनको छोड़ते हैं तो उसके अंदर कुछ जगह जगह पर सलवटें पड़ जाती है। अब वह सलवटें कुछ कपड़ों में तो थोड़ी देर रहती है और तुरंत हट जाती है, किन कपड़ों में सलवटें नहीं पड़ती है तो ये उसी समय हम ये परीक्षण करके ये ज्ञात कर सकते हैं कि वह कपड़ा हमारे लिए लायक है कि नहीं, यानी कि उसमें सिकुड़न होगी कि नहीं होगी। लेकिन इसके कुछ रीजन के कोई कारण ऐसे भी है जो मैंने जैसे जैसे आपको वस्त्र निर्माण के बारे में बताया है, रेशों से जो वस्त्र तैयार किए गए थे, जितने भी मैंने वस्त्र बताए हैं उसमें मैंने आपके सिकुड़न का पॉइंट बताया है कि किन किन वस्त्रों में सिकुड़न यानी कि जो सलवटें हैं वह होगी कि नहीं होगी, सिकुड़न का जो गुण होता है वह उसमें उपस्थित होता है कि नहीं होता, ये मैंने आपको भौतिक विशेषताओं में सब जितने भी मैंने आपको बताए हैं वस्त्र के बारे में उन सब में मैंने आपको ये पॉइंट लिखवाया है, बताया है। लेकिन फिर भी आज मैं वापस आपको जैसे कि सिकुड़न का जो परीक्षण है तो इसमें मैं बता रही हूँ। तो सबसे पहले आता है अपने पास कपास। कपास का जो कपड़ा होता है, कपास के कपड़े को जब उंगली या मुट्ठी में दबा दिया जाता है तो उसमें जो मोड़ने पर जो रेखाएं होती है वह समांतर या कि सरलता से उनपे बन जाती है और बहुत देर तक ये जो रेखा होती है यानी कि जो सलवटें होती है वह कपास के जो वस्त्र होते हैं उनपे बनी रहती है। यानी कि जो कपास का वस्त्र है उस पे जो सलवटें पड़ेगी वह आसानी से आ जाती है। क्योंकि इसमें जो सलवटें सिकुड़न की जो गुण होता है उसका बहुत ही इफेक्ट पड़ता है, यानी कि इसमें ये गुण उपस्थित होता है सिकुड़न का, यानी कि सलवटें इनमें जल्दी पड़ती है। फिर उसके बाद आता है लीलन का कपड़ा। लीलन है, लीलन में भी ये होता है कि इसमें भी सलवटें हैं यानी कि सिकुड़न है वह जल्दी से
हो जाती है, यानी कि सलवटे पड़ जाती है। और ये जो सलवटे होती है वह कपास के भी तुलना में उतनी की उतनी अधिक लंबे समय तक बनी रहती है। उसके बाद आता है आपके ऊन। फिर आता है ऊन। ऊन जो होता है इसमें यानी कि एक तरीके से ये कह सकते हैं कि कपास में, लीलन में जो पट्यास्तता का गुण होता है उसका अभाव होता है। इनमें जो पट्यास्तता गुण यानी कि जो खींचने की जो क्षमता, यानी कि खींचने के बाद वह वापस अपनी जो पुनः अवस्था में आ जाते हैं, उस गुण का कपास, लीलन उसमें अभाव होता है। इसी गुण के अभाव के कारण यानी कि पट्यास्तता के गुण के अभाव के कारण ही इनमें जो सिकुड़न होती है वह जल्दी से यानी कि सलवटे जल्दी से पड़ जाती है और वह लंबे समय तक बनी रहती है। ऐसे कैसे फिर आता है ऊन। ऊन में जो पट्यास्तता का जो गुण होता है वह उपस्थित रहता है, यानी कि इसमें पट्यास्तता का गुण पाया जाता है। पट्यास्तता के गुण होने के कारण इसमें जो ऊन के जो वस्त्र होते हैं, रेशे होते हैं, उसमें खिंचाव की क्षमता होती है और उनको छोड़ने पर वह पुनः अपनी अवस्था में आ जाते हैं। तो इस कारण इनमें जो होती है सलवटों की जो मात्रा होती है, या हम कह सकते हैं सलवटे नहीं बनती है, यानी कि बहुत ही कम मात्रा में कह सकते हैं कि कम सलवटे होती है और वह ज्यादा देर तक नहीं बनी रहती। तो इसी कारण अगर आपने देखा होगा तो ऊन के वस्त्रों को हम धोते हैं तो धोने के बाद जब उनमें सुखाया जाता है तो उनमें सलवटे नहीं होते, या उनको हम किसी भी तरीके से अगर मोड़ के या मुट्ठी में बंद करके उनको दबा कर रख के छोड़ देंगे तो वह पुनः अपनी पहले की अवस्था में आ जाता है, यानी कि मोड़ने वगैरह दबाने पर भी उनमें किसी भी तरह की सलवटे नहीं पड़ती है। उनके बाद आता है आपका रेशम। रेशम में भी यही गुण उपस्थित होता है। रेशम में भी हम कह सकते हैं कि पट्यास्तता का सेम एज इट इज, यही जो ऊन का जो कारण होता है वही कारण रेशम में भी है कि रेशम में भी पट्यास्तता का गुण उपस्थित होता है और इस गुण के उपस्थित होने के कारण इसमें सलवटे नहीं पड़ती है। रेशम के बाद आता है आपका रेयन। रेयन में जो है उसमें भी यही है, रेयन में की सलवटे तो पड़ती है, इसमें सलवटे पड़ती है, लेकिन जब जो रेयन के जो वस्त्र होते हैं उनको उनमें सलवटे पड़ती है। अगर उनको थोड़ी देर हम लटका देंगे तो उनमें से थोड़ी देर लटकने के बाद तुरंत जो सलवटे निकल जाती है, यानी कि अपने आप ही वह हट जाती है। तो इसमें भी कम समय के लिए ही सलवटे बनी रहती है। फिर रेयन के बाद लास्ट आप तक का आता है नायलॉन। नायलॉन ऐसा वस्त्र है जिसमें सलवटे जल्दी से नहीं पड़ती है। इनमें मतलब जल्दी से यानी कि हम कह सकते हैं कि नायलॉन के कपड़े को अगर मोड़ के अगर रखा जाता है तो उनमें सलवटे नहीं पड़ती है। और जो वस्त्र की दृष्टि में हम देखें तो नायलॉन ही ऐसा रेशा है जिसमें कि जिनको परिधान बनाने के लिए सबसे ज्यादा उपयोग में लिया जाता है, क्योंकि उनमें सलवटे पड़ने की जो संभावना होती है वह बहुत ही कम होती है। यानी कि जो बाकी के जो भी रेशे हैं, इन रेशों की तुलना में नायलॉन के कपड़े में जो सलवटे पड़ने की जो संभावना होती है वह सबसे कम प्रदर्शित होती है। और इसके बाद जैसे ऊन है, रेशम में मैंने बताया इनमें पट्यास्तर का गुण उपस्थित होता है, उसके कारण इनमें भी जो होती है सलवटे बहुत कम मात्रा में होती है। उसके बाद रेयन है, उसके बाद आती है कपास और लीलन की, यानी कि अगर इसकी दृष्टि सिकुड़न की दृष्टि से देखा जाए तो नायलॉन ही रेशा ऐसा है जिसमें कि सलवटे नहीं के बराबर या बहुत ही कम मात्रा में दिखाई देती है। तो इस तरीके से सिकुड़न का परीक्षण किया जाता है और अलग अलग रेशों में सब में सिकुड़न में कुछ गुण होते हैं जिसमें पट्यास्तता का गुण उपस्थित होता है, उसमें सलवटे कम मात्रा में पड़ती है या नहीं के बराबर पड़ती है, और जिनमें पट्यास्तता का गुण नहीं होता है उनमें सलवटे
अधिक मात्रा में दिखाई देती है। तो इस तरीके से इस गुण का यानी कि प्रत्यास्थता का गुण का होना भी बहुत जरूरी है, जिससे हमें सलवटों के बारे में यानी कि कपड़े की सिकुड़न के बारे में पता चलता है और इसकी अभाव के कारण सिकुड़न सबसे अधिक बन जाती है। तो इस तरीके से जब भी हम वस्त्र लेने जाते हैं तो हम उसके रंग के पक्केपन या सिकुड़न के बारे में हम परीक्षण तुरंत कर सकते हैं। ये जो मैंने आपको परीक्षण बताए कि रंगों का पक्कापन का परीक्षण और सिकुड़न का परीक्षण, तो इस परीक्षणों से हम जो धोखा हुए कपड़ों के बारे में मिलता है उससे हम बच सकते हैं। कि दुकान वाले तो हमको कहते हैं कि नहीं आपको अच्छा कपड़ा है, ये नहीं होगा वो नहीं होगा, इसका रंग नहीं जाएगा, लेकिन उस धोखे से बचने के लिए हमें इस परीक्षण के बारे में ज्ञात होना बहुत ही जरूरी है। कि इस परीक्षण के द्वारा हम तुरंत उस कपड़ों का परीक्षण करके ये ज्ञात कर सकते हैं कि उसका सिकुड़न है या उसके रंग है वो इन चीजों से प्रभावित होंगे या नहीं, या वह जो है जो उस पे रंग चढ़े हुए हैं वह पक्के है कि नहीं है। इसका हम तुरंत परीक्षण करके हम उस धोखे से बच सकते हैं। तो जब हमें इनके परीक्षण के बारे में ही ज्ञात नहीं होगा तो हम वह काम कैसे कर पाएंगे। तो इसलिए इन परीक्षणों के बारे में ज्ञात होना बहुत ही जरूरी है, जिसकी जानकारी मैंने आज के टॉपिक में आपको दी है। तो इस तरीके से आज रंग का पक्कापन का परीक्षण, धुलाई, वाष्पन, इस्त्री, धूप के वजह से, पसीने के कारण, इस तरीके से जो भी परीक्षण उसके बारे में बताया है, प्लस सिकुड़न के बारे में यानी कि जो सलवटें पड़ती है उसका परीक्षण कैसे किया जाता है, और हर रेशों के बारे में बताया है कि हर रेशों में सिकुड़न का क्या क्या प्रभाव बताया। जो भी मैंने आपको रेशे बताए हैं, समझाए हैं, उन सब रेशों के बारे में बताया कि उनमें जो सिकुड़न का परीक्षण कैसे किया जाए, मतलब कितना किस पे क्या प्रभाव पड़ता है, सिकुड़न का कितना पड़ता है वह बताया। तो आज यहीं पे वस्त्रों के पक्केपन, सिकुड़न के परीक्षण, इस परीक्षण के बाद टॉपिक को खत्म करते हुए आज यहाँ पे आपका सेकंड यूनिट पूरा हो जाता है। अब जो कल की क्लास में आपको थर्ड यूनिट शुरू करवाएंगे, जिसमें आगे आपको वस्त्रों की परिसज्जाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी। आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में आपको आगे बताया जाएगा। धन्यवाद।